क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो? वो घर वाले हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज वाले हो सकते हैं या ऑफिस वाला कोई हो सकता है। जबकि तुम्हारे पास पूरा लॉजिक है, जो तुम बोल रहे हो वो एकदम सच है, फैक्ट है। लेकिन सामने वाला बंदा बोलता है नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारे पास लॉजिक सही है, एकदम सच बोल रहे हो। लेकिन जो बात करने का तरीका है ना, जिस तरह से कन्विंस किया जाता है ना, उसे बोलते हैं पर्सुएशन। और वो एक टेक्निक होती है, मेथड्स होते हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ परsuasion की बुक है बाय बॉब बर्ग, मैं आज तुम्हें ना इसको समराइज करूंगा। इसमें 10-12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और कल से ही तुम उसको ना अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, और एक हफ्ते के अंदर देखोगे तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी चलने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। चीजें ना सामने से चल के तुम्हारे पास आएंगी कि भाई मेरा तुम्हारा ये काम था, ये कर दूं क्या, ऐसे। तो सबसे पहले ये समझना है कि परसुएशन होता क्या है, जो एक असली परसुएशन होता है। तो सबसे पहली चीज आती है कि तुम ना लोगों की रिस्पेक्ट किया करो। इंसान को ना एक इंसान की तरह ट्रीट किया करो। वो मैं इसलिए अभी आगे वाली स्लाइड में तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्ट। चाहे तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन हो, ऑफिस का वॉचमैन हो, उसे भी सेम रिस्पेक्ट, क्योंकि वो भी इंसान है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। अब सोचो एक छोटी सी बच्ची है, वो देखे कि उसका बाप एक वॉचमैन है, ठीक है, और एक ऑफिस का बंदा सूट पहन के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो बच्ची को कितना अच्छा लगेगा। अगर तुम सोचो कि ये सिचुएशन है कि तुम सबको एक जैसे रिस्पेक्ट देते हो, ये नहीं देखते कि कौन सा काम छोटा है कौन सा काम बड़ा, तो तुम्हारे अंदर ना ऑटोमेटिक एक इंसानियत वाली फीलिंग आती है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। तो उससे बात करने का तरीका बदल जाता है, उससे चलने का तरीका बदल जाता है। जब तुम बैठोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ना एक आसान सा एक अच्छा सा चीज़ रहेगा कि यार मैं अच्छा इंसान हूँ ना। तो वो एक दिल से ना चीज़ें निकल के आती हैं बात करने के तरीके में। उसी जगह पे तुमने अगर किसी चीज़ की चोरी की हो ना, तो तुम्हारे दिल में रहता है कि मैं चोर हूँ, तो फिर वो अच्छे से बात नहीं होती है, झिझक रह जाती है। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम लोगों की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ट्रस्ट टूट गया ना, तो उसे दोबारा आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट बनाओ कि जो बोलो वो तुम करो, जब बोलो तब करो। 10 बजे का टाइम दिया, 10 बजे जाओ। एक हफ्ते का टाइम लिया है, एक हफ्ते में पैसा वापस करो। जब तुम ट्रस्ट बना दोगे ना, तो ये एक कंपाउंड की तरह काम करता है। मतलब आज एक एक बैंक है समझ लो, ट्रस्ट तुम्हारा आज एक काम अच्छा किया ना, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो एक भरोसा बनते जाता है ना। फिर एक लेवल ऐसा आता है कि तुम उससे अगर 500 की बजाय 10,000 भी मांगोगे ना, वो तुम्हें दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा मुझे टाइम पे पैसे दे देता है। तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है वैल्यू, कि तुम अगर उसके उससे कुछ करवा रहे हो, तो तुम उसके लिए भी कुछ करके दो, उसका भी फायदा हो। जब ये सिचुएशन होती है ना, तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले बंदा ना कोई झिझकता नहीं है कोई काम करने में। अभी मैं कोई काम करवाऊं, ठीक है, और सामने वाले का फायदा नहीं हो, कितनी बार करेगा वो काम? एक बार करेगा, 2 बार करेगा, फिर बोर हो जाएगा, वो बोलेगा यार मैं क्यों करूं, मेरा तो नुकसान ही होता है। इसलिए ना सामने वाले बंदे का ना किसी तरह से फायदा करने की सोचा करो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने उससे 1,000 रुपये लिए, उसने नहीं मांगा कि भाई ठीक है मुझे बढ़ा के नहीं देना, ब्याज नहीं देना, ठीक है, लेकिन तुम फिर भी उसको बढ़ा के देते हो, 1200 दे देते हो, 1100 दे देते हो, वो खुश हो गया ना, उसका भी फायदा हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी से कोई काम करवाओ ना, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा करो। ये परसुएशन की बहुत अच्छी ट्रिक होती है, और सामने वाला बंदा इसमें बहुत खुश होता है। तो अगली स्लाइड में एथिकल परसुएशन क्या होता है, ये जो है तुम्हारा एथिकल परसुएशन, ये क्या होता है? एथिकल परसुएशन ये होती है कि एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। समझ लो एक लिएंडर करके बंदा है, ठीक है, वो एक सेल्समैन है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। अब मिलिन को एक लैपटॉप चाहिए, तो मिलिन ना लिएंडर के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरा बजट ना 50,000 का है, और आपके पास कोई लैपटॉप है तो बताओ। अब लिएंडर अगर सिर्फ सेल्स के पीछे जाए कि यार मेरे महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा, बॉस बॉस जो है मेरा वो खुश हो जाएगा, तो वो उसको 50,000 का बेच देगा। लेकिन उसी जगह पे अगर लिएंडर इस तरह काम करे कि पहले मिलियन से पूछे कि तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हें ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर तुम ज़रूरत के हिसाब से उसको सामान बेचोगे, तो हो सकता है वो 50 का नहीं 30 ही का बेचो। लेकिन मिलियन को जो है वो तुम्हारे पर भरोसा हो जाएगा, यार इसने मुझे काटा नहीं, मैं 50 बोला लेकिन फिर भी इसने मुझे 30 वाला सामान दिया जो मेरी ज़रूरत के हिसाब से अच्छा था। अब मिलियन क्या करेगा, मिलियन जाएगा तो ये बात वो अपने दोस्तों से पक्का बताएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब उसके दोस्तों को लैपटॉप लेना होगा, तो वो कहाँ जाएंगे? लिएंडर के पास आएंगे। तो ये होती है एथिकल परसुएशन। और मैं ना सेल्स में पहले काम करता था, इंटरनेट बेचता था। और एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि मुझे ना मतलब ये फील्ड का काम होता है, आपको बिल्डिंगों में जा जाके बेचना होता है। लेकिन मैंने ना ऐसे भरोसा बनाया, जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती थी ना वही देता था। ये नहीं है कि मुझे ना टारगेट पूरा करना है तो मैं 1,000 रुपये का प्लान बेच दूँ, नहीं, सामने वाले बंदे की नीड अगर 500 की है ना, तो मैं 500 वाला ही बेचता था। और मेरा ना ऐसा लोगों के साथ कनेक्शन बन गया था ना,
कि वो इतने रेफरेंस आते थे कि मुझे ना घर से निकल के किसी नॉक नहीं करना पड़ता था किसी का डोर, मेरे पास ऑलरेडी लीड्स होती थी और मैं आराम से जाके अपने महीने का टारगेट पूरा करता था। तब मुझे परसुएशन के बारे में नहीं पता था, बस मैं अच्छा एक इंसान बनना चाहता था और एक भलाई के हिसाब से काम करना चाहता था। लेकिन ये एक्चुअली जो होती है वो परसुएशन की टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं एथिकल परसुएशन। अब परसुएशन क्या होता है पहले ये ध्यान से समझना, परसुएशन और मैनिपुलेशन में फ़र्क होता है। मैनिपुलेशन जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा होता है, सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा, सामने वाले बंदे का कोई फ़ायदा नहीं। परसुएशन में क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों का फ़ायदा होता है। अब ये कैसे होता है, मैनिपुलेशन में कैसा होता है कि यार मुझे कुछ चाहिए, भले से सामने वाले का नुकसान कर दूँ मैं। बहुत सारी ट्रिक होती है ऐसी, और उस चक्कर में सामने वाला बंदा धोखा खा जाता है। वो फिर दोबारा तुम्हारे जाल में आता नहीं है। तो इसीलिए ना मैनिपुलेशन ना अपने दिमाग से निकाल दो, ये लॉन्ग टर्म में काम करता ही नहीं है। तुम्हारा नाम एक बार खराब हो गया ना, तो तुम भाई कुछ भी कर लो, सामने वाले से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुमको शहर बदलना पड़ेगा भाई, कंट्री बदलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि परसुएशन में रहो। परसुएशन में दोनों का फायदा होता है, 50-50 होता है, नहीं तो 70-30 होता है, कुछ ना कुछ सामने वाले का फायदा होता ही है। परसुएशन का मतलब होता है कि तुम्हें अगर सामने वाले से कोई काम करवाना है तो सामने वाला बंदा बिना सोचे समझे तुम्हारे लिए कुछ भी कर दे। अब उस सिचुएशन में अगर तुम कुछ कन्विंस कर रहे हो किसी को, तो सामने वाले का फायदा हो रहा है कि नहीं? अगर सामने वाले का फायदा हो रहा है तो ये परसुएशन है। एक सिंपल सा सवाल पूछा करो अपने आप से, जो ये है, मैंने लिखा है, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सामने वाले को, क्या ये सामने वाले के लिए भी यूजफुल है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सामने वाले बंदे का फायदा नहीं हो रहा है ना, तो ये मैनिपुलेशन है। परसुएशन में हमेशा सामने वाले का भी फायदा होता है, इससे ना तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है। ठीक है, और ये एक साइकोलॉजी होती है भाई, एक कंपाउंड होता है कि तुम्हारा ना ट्रस्ट ना दिन पे दिन बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हें ना लोग ना बहुत उससे भरोसे के उससे देखते हैं, अरे नहीं यार आसिफ ना, हाँ हाँ हो जाएगा, बिंदास कर दो उसके लिए, 10,000 मांगे 12,000 दे दो, 15,000। ये चीज होती है, मैंने देखी है। अगर भरोसा एक बार तोड़ गया ना, तो अभी है कोई है, कितने सारे इंसान है, हम पैसा देते हैं, वो किसी तरह मांग लेते हैं हमसे, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है नहीं देते। लेकिन हमारा एक बार पैसा गया ना, अब सोचो अगर वो टाइम पे लौटा देता तो मैं 20 की बजाय 50 दे सकता हूँ, 1 लाख दे सकता हूँ। लेकिन लोग ये सोचते ही नहीं है, वो छोटा सा बस 5-10 किसका पाए काट दे, या कोई काम अपना है ऑफिस ऑफिस का वो करवाने के चक्कर में बस सामने वाले का नुकसान कर देते। तो एथिकल परसुएशन हमेशा याद रखना कि सामने वाले बंदे का फायदा हो। नेक्स्ट होता है जेन्यून इंटरेस्ट। सबसे पावरफुल परसुएशन की कोई टेक्निक नहीं होती है, ये होता है कि इंटरेस्ट, सामने वाले बंदे के अंदर तुम्हारे पास इंटरेस्ट क्या है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर मुझे किसी इंटरव्यू में जाना है, अगर तुम कोई नए फ्रेशली ग्रेजुएट हो ना, किसी इंटरव्यू में जाते हो ना, तो पहले ये जान लो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेगा कौन। ठीक है, उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल जान लो। ये इतना हेल्प करेगा ना कि सामने वाला बंदा तुम्हें आंख बंद करके जॉब देगा। अगर समझ लो एक मिलियन करके बंदा है, ठीक है, वो उसको कोई बिजनेस मीटिंग है, ठीक है, सेल्स पिच करनी है, लेकिन उसे पता है कि जो उसका क्लाइंट है, ठीक है, वो ये नाम का बंदा है, चलो आसिफ नाम का बंदा है। अब वो मिलियन सिंपल से एक काम करे, लिंक्डइन पे जाए और आसिफ के बारे में जो उसकी पोस्ट है वो देख ले। चलो एक पोस्ट ऐसा है कि उसने अपने स्टाफ के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ली, तो उसका स्टाफ बहुत खुश है। अब ये सिचुएशन रहेगी ना, तो जब मिलियन मीटिंग में बैठेगा, तो वो अपनी सेल्स पिच करने से पहले आसिफ को बताएगा कि यार मैंने तुम्हारा लिंक्डइन का पोस्ट देखा था, जो तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए हो अपनी कंपनी में, और उसकी वजह से जो तुम्हारे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है वो बहुत अमेजिंग है। जब मैं मैनेजर बनूंगा या मैं खुद की कंपनी होगी तो मैं ये फॉलो करूंगा। सामने वाले को क्या लगेगा? सामने वाला खुश हो जाएगा ना, यार ये बंदा इंटरेस्टेड है मेरे अंदर, मेरे पोस्ट देखता है, एक तरह का मेरा फैन है। तो अब उसको कन्विंस करना कितना ही मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने उसको, एक साइकोलॉजी होती है जिसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन। ये चीज, मिरर न्यूरॉन्स में क्या होता है, जब तुम सामने वाले को कोई जेन्युइनली चीज नोटिस करते हो ना, तो वो इंस्टिंक्टिवली ना तुम्हारी तरफ पॉजिटिव फील करता है। और जब सामने वाला बंदा ऑलरेडी पॉजिटिव फील कर रहा है ना, तो उसको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, उसे बस बता दो कि भाई ये चाहिए, ये चीज़ है, पीरियड, खत्म। और दूसरी चीज़ होती है, तुम सोच के देखो, जब कोई इंसान तुमसे बात कर रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में बात करे, बड़बड़ बड़बड़, मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ गया, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम बोर हो जाओगे, दोबारा उससे मिलना चाहोगे नहीं। वो इंसान से तुम हमेशा मिलना चाहोगे जो तुम्हारे बारे में पूछता है, कैसे हो, कहाँ से आए हो, या जो भी चीज़ तुम्हारी पर्सनल चीज़ें पूछता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है।
तो तुम उससे और बोलते हो ना, बोलते वाइब मैच हो रही। वाइब कैसे मैच होती है? ऐसी मैच होती है ना कि जब दोनों बंदे एक दूसरे को बताएं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो जब दोनों चीज बराबर होगी तो जाके वाइब मैच होती है। अगर सिर्फ तुम बड़बड़ अपने बारे में करोगे ना, कभी वाइब मैच नहीं होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल दी, लेकिन सामने वाले बंदा ना तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहेगा। तो सामने वाले बंदे के अंदर जेन्यून इंटरेस्ट रखो। ये था प्रिंसिपल 2। अब जाते हैं प्रिंसिपल 3 पे। लिसनिंग इज अ पावर। जब तुम किसी की बात सुनते हो, तुम एक्चुअली सुन रहे होते हो या अपने नेक्स्ट रिप्लाई का सोच रहे होते हो? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे दूसरों का छोड़ो यार, मैं अपनी खुद की बताता हूँ। ये बुक पढ़ने से पहले ना मेरे अंदर भी यही चीज़ थी कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, तो मैं क्या करता था कि मैं तुरंत ना सोचना चालू करता था कि मेरा क्या रिप्लाई होगा, मैं क्या बोलूँगा उसको। और उस चक्कर में ना मैं उसकी बात अच्छे से सुन नहीं पाता था। जो कॉन्वर्सेशन होती थी ना वो इतनी डीप नहीं होती थी। वो बोलते ना इतना अटैच नहीं होता था मैं कि यार मुझे मज़ा आया कॉन्वर्सेशन में। फिर मैंने जब ये बुक पढ़ी ना, तो इसमें था कि सामने वाले बंदे को पूरा सुनो। और ये एक्चुअली हुआ, मेरा स्टूडेंट ना कुछ बता रहा था और जनरली मैं वैसे इतना अटेंटिवली सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोला कि चल ठीक है, जैसे लिसनिंग इज अ पावर बोला है बुक में, तो एक बार अच्छे से सुनता हूँ। भाई वो कॉन्वर्सेशन मेरी बच्ची के साथ ऐसी हुई ना कि मैं खुद सरप्राइज हो गया कि यार ये इतना पावरफुल चीज़ होती है। मैं मैं अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो जो बोल रहा था ना उसमें सवाल निकल रहे थे, मैं क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, जो भी चीज़ उसके रिलेटेड। वो कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी हो गई, उसने अपने पूरे दिल की भड़ास निकाल दी। इतना खुश हुआ वो कि मैं खुद सरप्राइज था कि भाई कभी ऐसा होता ही नहीं। मैं इमीडिएटली एक दो लाइन सुनता हूँ और अपना ज्ञान देना चालू कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। जिसकी वजह से शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इतना पहले पावरफुली बोलता था। अब जो मैं बोलता हूँ ना, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना सामने वाले को ज़रूरत है। सामने वाले की पहले पूरी बात सुनना, इसमें 4 चीज़ें। पहली, पूरी बात सुनना, ठीक है? बीच में उसको टोकना नहीं। दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब कैसे? सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, तो मुंडी हिलाओ, ऐसे रोबोट बन के मत बैठे रहो। हाँ। तो हाथ वगैरह, अच्छा सही में? हाँ, ऐसे नॉड वगैरह करना, अच्छे से आई कॉन्टैक्ट मिलाना। फिर होता है रिफ्लेक्ट करना। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है भाई। ये तुम रिफ्लेक्ट करना जो होता है ना, इतनी सॉलिड चीज़ है। इसे ना एक्चुअली ना ये मैनिपुलेशन, बहुत सारी मैनिपुलेशन की बुक्स में भी मिल जाएगा। तो सामने वाला बंदा जैसे बात कर रहा है ना, समझ लो मैंने बात करते करते अपना बाल ठीक किया, तुम भी अपना बाल ठीक कर लो, ठीक है? फिर सामने वाले बंदे ने अपना कॉलर पे हाथ लगाया, तो तुम भी अपने कॉलर पे हाथ लगाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ के बारे में ना बहुत सारे इंसानों को पहले से ही पता है। तो तुम अगर बहुत ज़्यादा कॉपी करोगे ना, उसे समझ जाएगा कि ये मिरर करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी वजह से ना वो समझ जाएगा कि इसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो सबल करना मतलब एकदम हल्के से करना है उसकी कॉपी। अभी ऐसा क्यों होता है, इसका मैं तुम्हें ना छोटा सा एक साइंस बताता हूँ। हमारा दिमाग जो है ना वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। अब हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट किससे करता है? जो डेंजर होता है, जो पहचान की चीज़ें नहीं होती, अनजान चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब जब मैं सामने वाला बंदा अगर मुझसे बात करते-करते मेरी ही तरह चीज़ें करेगा और मेरे दिमाग को पता है कि ये मैं करता हूँ, तो मेरा जो दिमाग है वो मुझे क्या बताएगा कि सामने वाला बंदा जो है वो मतलब जाना-पहचाना बंदा है, तो ईज़िली ट्रस्ट करेगा। और जब तुम उससे कोई काम करने के लिए बोलोगे, वो बहुत आसानी से तुम्हें करके देगा। तो इसलिए ना सामने वाले बंदे को मिरर करने की कोशिश क्या करो। ये ना तुम आज ही ट्राई करो, देखो सामने वाला बंदा ना कितना खुश हो जाता है और फटाक से मान जाएगा कोई भी बात तुम बोलोगे तो। फिर चौथा होता है क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे उसने कुछ बोला और तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उस टाइम पे ना तुम्हें क्लैरिफाई करना है। समझ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मेरी एक टीम है, ठीक है? और मुझे चाहिए कि मेरा मैनेजर ना मेरी टीम की थोड़ी सैलरी बढ़ा दे, थोड़ा प्रमोशन वगैरह टाइप का कुछ हो जाए। अब मैं सामने जब मैनेजर को बताने जाता हूँ और मैनेजर मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही मुझे बताने लगे कानून कि भाई कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, मुझे कैसा लगेगा कि यार पहले बात तो सुन लेता। अगर सामने वाला बंदा मुझसे ऐसे सवाल पूछे कि तुम्हारी टीम ने क्या किया है, क्यों डिजर्व करती है, तो वो क्लैरिफाई करने के लिए सवाल पूछ रहा है ना, तो मैं और खुशी से बताऊंगा। अगर मेरी टीम ने वो लेवल तक काम नहीं किया होगा तो मेरा मैनेजर मुझे आसानी से बता देगा कि भाई प्रमोशन या तुम्हारी राइस के लिए, सैलरी में हाइक के लिए तुम्हें इतना इतना काम करना पड़ेगा। तो वो एक कॉन्वर्जेशन जो है वो अच्छी हो गई ना, मुझे भी समझ में आ गया, जो सामने वाले ने को चाहिए था उसे भी समझ में आ गया। तो क्लैरिफाई क्वेश्चन हमेशा पूछा करो बिना किसी टेंशन के। जो होना होगा वो फिर हो गई। और ऐसा नहीं है कि तुम कल से स्टार्ट करोगे तो तुम कल से ही बहुत बड़े परसुएडर बन जाओगे, नहीं, ये प्रैक्टिस है। तुम एक बार करोगे फेल होगे, दो बार करोगे फेल होगे, तीन चार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर चीजें ऑटोमेटिक इंटरनलाइज हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर वो इनबिल्ड हो जाएगा।
तुम सामने वाले बंदे को जेन्युइनली सुनोगे ना कि हाँ, मैं यही सोचना कि भाई मेरे को सामने वाले का सिर्फ सुनना है, बोलना कुछ नहीं। जब वो बोलना चालू करेगा ना, तुम्हारे दिमाग में भाई तुम यकीन नहीं करोगे ऐसे-ऐसे सवाल आएँगे ना कि तुम खुद सरप्राइज़ हो जाओगे, यार ये तो सच में बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो लिसनिंग इज़ अ सुपर पावर। सुनना चालू करो, देखो तुम कितने अच्छे पर्सुएडर बनते हो। और इसकी जो साइकोलॉजी होती है वो एकदम सिंपल जो है मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है? जब कोई हमें जेन्युइनली सुनता है तो हमारा ब्रेन जो है वो ऑक्सीटोसिन, एक तरह का केमिकल होता है, वो रिलीज़ करता है। वो हार्मोन जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग से रिलेटेड है। साइंटिफिक रीज़न है कि सुना हुआ इंसान तुम्हें ज़्यादा कनेक्ट करता है। जो चीज़ बताई थी, वो सिंपल सी बात है ना? तो अब चलते हैं प्रिंसिपल 4 पे। ये चीज़ तुम स्किप नहीं कर सकते। ये पैटर्न जो है ना, नो, लाइक, ट्रस्ट, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बिना ना तुम एक परसुएडर, अच्छे परसुएडर बन ही नहीं सकते। ये ना अपने दिमाग में ना नोट कर लो। नो, लाइक, ट्रस्ट। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। समझ लो तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे माँ-बाप हैं या कोई दादा-दादी हैं, बीमार है, ठीक है? अब वो डॉक्टर के पास तुम जाते हो, डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मेडिसिन के बोलता है कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है। आजकल ऐसे हो रहा है, हॉस्पिटल बिज़नेस बन गए। तो अब डॉक्टर डायरेक्ट सर्जरी रिकमेंड कर दिया और 2-3 लाख का बिल बना दिया, ठीक है? अब दोबारा जब तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम किसी डॉक्टर के पास गए, वो जो दूसरा डॉक्टर था उसने बोला कि 1 मिनट रुको, सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, पहले ये चेकअप्स करवा लो, फिर ये मेडिसिन है, इसे खिलाओ, देखो आराम होता है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम करेंगे सर्जरी। ये जो दूसरा वाला डॉक्टर है ना, ये परसुएडर है। पहला वाला जो है वो मैनिपुलेटर है, सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। तो जो पहला वाला डॉक्टर है ना, वो अपनी लाइफ़ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये जो दूसरा वाला है, तो अब इसको तुम कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो? नो का होता है कि सामने वाले को तुम पहले बताओ कि तुम हो कौन? अपने बारे में डिटेल्स दो, ताकि सामने वाला तुमसे ना रिलेट कर पाए। कुछ भी चीज़ यार, आईपीएल की तुम्हारी टीम कौन-सी फ़ेवरेट है, उससे तुम सामने वाले से रिलेट कर सकते हो, या फुटबॉल की कौन-सी टीम है, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन-सी एज वाले से बात कर रहे हो, किस चीज़ में रिलेट कर सकते हो, मूवी है, गाना है, बहुत सारे हैं, सिंगर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सामने वाले को अपने बारे में बताओ, ठीक है? फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को पसंद करे। पर्सनैलिटी को पसंद करने में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तुम किस तरह से बात करते हो, सामने वाले के लिए हेल्पफुल हो कि नहीं हो, वो चीज़ें। फिर होता है ट्रस्ट बनाना। अब वो जो दूसरा डॉक्टर था, उसने कुछ स्पेशल नहीं किया, वो बाद में सर्जरी करके उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ना मेडिसिन भी दी है अलग से, इसने टेस्ट भी करवाए हैं। तो ये ट्रस्ट बनाने के लिए ना आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जो पर्सुएशन की स्किल्स होती है ना, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में, एक ही दिन के अंदर आप ना सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जो मैंने आपको मेरा इंटरनेट वाला एग्ज़ाम्पल दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि अगर मैंने सब लो एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मैंने किसी को ₹500 की ज़रूरत थी, ठीक है? कि भाई उसका बजट 500 का है, लेकिन मैंने उसको ना बोला कि तुम्हारी ज़रूरत भाई ये जो इंटरनेट की है, वो 300 वाला जो पैक है ना, इसमें हो जाएगा। अब जब मैंने उसे दे दिया तो उसका ऑलरेडी ट्रस्ट बन गया मेरे ऊपर। अब वो कितने भी अपने दोस्तों को रिकमेंड करेगा, मैं उन सारे दोस्तों से झूठ थोड़ी बोलने जाऊँगा, मैं तो ईमानदारी से ही बताऊँगा ना। जब मैं ईमानदारी से सारी चीज़ें बताऊँगा, तो सवाल ही नहीं उठता है कि भाई उस मेरा कोई भरोसा तोड़े। हाँ, मैं अगर टारगेट पूरा करने के चक्कर में झूठ बोलूँगा, तो आज नहीं तो कल मेरा भांडा फूट जाएगा और फिर जो भी मेरे कस्टमर बनाए थे, सब खराब हो जाएँगे। फिर मैं कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। और अब जिस ट्रस्ट वाला होता है ना, उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है कि आप भाई एक बार भरोसा बन गया है तो फिर बन गया। आपने बोल दिया मैं 10 बजे आऊँगा, तो 10 बजे ही जाना है। आपने बोल दिया कि मैं 12 तारीख को पैसा वापस करूँगा, तो फिर 12 तारीख को ही करना है, कुछ भी हो जाए। ऑनेस्टी रखनी है, सच बोलना है। देखो सच बोलते हो ना, उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको चैन की नींद भी आती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। फिर होती है कि आप ना एक रिलायबिलिटी होती है कि भाई जो डेडलाइन्स वगैरह है ना, वो उस टाइम पे ही कमिटमेंट जो दे दी तो वो दे दी, बात खत्म। तो ये प्रिंसिपल जो है नो लाइक ट्रस्ट, ये अपने अंदर लेके आओ। इसको चाहिए तो लिख लो, अपने जिस बेड के आसपास लेटते हो ना वहाँ पे लिख लो। प्रिंसिपल 5, स्ट्रॉन्ग परसुएडर ना ज़्यादा बोलते नहीं है, वो ज़्यादा पूछते हैं। अब 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके लिए ना जो एग्जांपल है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है कि भाई जो तुम पूछ रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जब तुम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे के पास ना अब बोलने के लिए बहुत कुछ है।
तुमने सिर्फ अपनी बात बोल के खत्म नहीं करी, ठीक है। फिर होता है फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर ये सॉल्व हो जाए आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। अगर आप कोई सेल्समैन हो, ठीक है, आप अगर उस चीज को बेच रहे हो तो आप उसको ना दिखाओ। समझ लो जिम के ऑनर हो ना तुम, अगर तुम्हारे पास, अगर तुम जिम के ऑनर हो और तुम्हारे पास जो बंदा आया है, वो उसको बढ़ाओ कि भाई 3 महीने के बाद सोचो आप कैसी आपकी बॉडी बनेगी, आप कैसे दिखोगे, ठीक है। फिर क्लैरिफाइंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको क्लैरिफाई करके दो कि भाई ये ऐसा है, 3 महीने में आपकी बॉडी हो सकता है शेप बने, आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, उसको अच्छे से क्लैरिफाई करके चीज़ें दो। जब आप उसको क्लैरिफाई करके दोगे ना, तो सामने वाले बंदा ना आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट करेगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन पूछना है और क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना है। ये हो गया। अब चलते हैं प्रिंसिपल 6 पे। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैं ना लॉजिक दूंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप देते ही होगे लॉजिक, लेकिन क्या सामने वाला बात तुरंत अग्री करता है? नहीं, क्योंकि ये इंसान की ना बेसिक चीज़ है। सामने वाले बंदे को अगर आप इमोशनली कोई भी चीज़ बताओगे ना, तो वो जल्दी आपसे कनेक्ट करेगा, जल्दी रिलेट करेगा और जल्दी कन्विंस हो जाएगा। अब उसको कैसे करते हैं? समझ लो एक एक एनजीओ है, ठीक है, प्रसाद करके बंदा वो चला रहा है। अब उसको डोनेशन चाहिए किसी से, किसी बिजनेसमैन से, तो वो बिजनेसमैन के पास जाके क्या बोलेगा कि भाई मैंने ना अभी तक 10,000 लोगों हमारे मतलब एनजीओ में आए हैं, लड़कियां जो हैं हमने उनको हेल्प करी है। सुनने में नॉर्मल है, 10,000 को किए क्या 20,000 को कर ले, कोई स्टोरी नहीं थी इसमें। अगर इसी जगह पे कोई स्टोरी बोले कि नेहा करके एक लड़की थी, उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, लेकिन हमारी एनजीओ में आई, आज उसने यूपीएससी क्लियर की है। सोचो ये कितना बड़ा, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो सामने वाले बंदे को ना, जब तुम इमोशनली कोई स्टोरी बता के बताओगे ना, तो सामने वाला बंदा तुमसे कनेक्ट करेगा ही करेगा, गारंटी है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना, लॉजिक से पहले अपने दिमाग में ये सोचना कि मैं इसे किस तरह से इमोशनली बता सकूं। जब तुम सामने वाले बंदे को इमोशनली कनेक्ट कर लोगे ना, भाई तुम कोई भी लॉजिक दो, सामने वाला बंदा मान ही जाता है। क्योंकि ना हमारा दिमाग जो होता है ना, वो चीज़ों को रैशनलाइज करता है। एक बार इमोशन, तुम खुद अपने आप से कितना झूठ बोलते होगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे इमोशन को वो चीज़ें चाहिए। तुम इमोशनली, आज तुम्हारे पास जो फ़ोन है या जो तुम गाड़ी चलाते हो, क्या वो तुमने लॉजिकली खरीदा है? सच बताना। तुम अपने आप से सवाल पूछो, वीडियो रोको 2 मिनट और पूछो, जो चीज़ें आज तुम यूज़ करते हो क्या वो लॉजिकली करेक्ट है? नहीं, उसके पीछे इमोशन है। या तो तुम अच्छा बनना चाहते हो, अच्छा दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत कूल हो, या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। हो सकता है तुम्हारी नीड भी ना हो, लेकिन तुमने फिर भी वो चीज़ें यूज़ की क्योंकि तुम इमोशनली तुमने वो डिसीजंस लिए। लाइफ में हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं, ये सच कड़वा है लेकिन है, सच ही है। लाइफ की जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना, सारे के सारे इमोशनल होते हैं। कोई चीज़, इसलिए वो एक चीज़ है इस बुक में, वो बोलता है कि रैशनलाइजेशन, कि मतलब ये एक प्रोसेस है। रैशनल लाई मतलब हम सिर्फ अपने आप से झूठ बोलते हैं, डिसीजन जो है वो हमारा इमोशनली है। अब अगला, फ्रेमिंग। प्रिंसिपल 7 जो है वो फ्रेमिंग है। वो फ्रेमिंग का जो एग्जाम्पल है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। फ्रेमिंग चीज़ें होती है ना बहुत, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी पहला दिखा रहा हूँ कि लॉस फ्रेमिंग, ये एक डैनियल करके एक ना नोबेल प्राइज विनर है। अभी ये चाहिए तो वीडियो ना तुम पॉज करके ना खुद से सोचो। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और सामने वाले ने अगर हमें बोल दिया कि ना इसमें आपको 20% का फ़ायदा है, तो शायद हम चीज़ें ना लें। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि अगर आपने ये नहीं लिया ना तो आपको ये नुकसान होगा, जब नुकसान की बारी होती है ना, तो हमारा दिमाग तुरंत बोलता है नहीं भैया नुकसान नहीं चाहिए, हमें दो, हमें फटाक से। सेल्स क्या है, 1100 की चीज़ है, उस पर 1300 लिख के काट के उसको फिर से 1100 करके वही चीज़ हम बोलते हैं, अरे अभी नहीं लिया सेल्स में तो बाद में हमको यही चीज़ 1300 में पड़ेगी। यही होता है ना। तो ये हमारा दिमाग जो है ना, वो साइकोलॉजिकली, ये एकदम सच बात है। ये डैनियल करके एक बंदा था ना, जिसे नोबेल मिला, वो बोलता है कि जो खोने का डर होता है ना, वो पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। तो कोई भी चीज है ना, तुम सामने वाले को अगर कन्विंस करना चाहते हो ना, तो उसको ना रीफ्रेम करो। सबसे ये प्रिंसिपल 7 जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें बहुत सारी बुक में मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से मिलेगा, ऑर्गेनाइज करके नहीं। तो पूरी वीडियो का ना सबसे मेन पॉइंट यही है, फ्रेमिंग। इसमें पहला लॉस फ्रेमिंग करना बता दो कि कोई भी चीज़ सामने वाले को कन्विंस करनी है। ज़ुहैब को जैसे समझ लो, उसका जिम है, ठीक है, अब वो 5,000 की मेंबरशिप उसको देनी है, लेकिन सामने वाले को बोल रहा है कि भाई, सामने वाला जब बंदा आया तो वो उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब ज़ुहैब बोल दे कि भाई ये ऑफर सिर्फ आज तक का है, कल का नहीं रहेगा, तो उसको एक डर हो जाएगा ना, यार कल ही मिलेगी ये चीज़ मुझे।
या अगर बोल दे कि भाई ये 5,000 रुपए जो आप लगा रहे हो, ठीक है, ये आपकी एक्चुअली हेल्थ के लिए रिफ्रेम। अब दूसरा जो एग्जांपल है रिफ्रेम कॉस्ट वाला, ठीक है, उसमें रिफरेंस कॉस्ट में मतलब तुम उन्हें ये चीज़ें बताओ कि भाई अगर समझ लो 5,000 की है, ठीक है, मेंबरशिप, और अगर तुम आओगे तो हेल्दी रहोगे, ठीक है, आओगे तो अच्छे से तुम फिट रहोगे, तो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर जिम नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये 5,000 इधर नहीं दिए, लेकिन हॉस्पिटल में बिल तुम्हारा बनेगा 10,000 का, 20,000 का। तो जब आप उसको रिफ्रेम करते हो ना किसी कॉस्ट को कि ये कॉफ़ी से सस्ता है, डेली के आपके ट्रैवलिंग से सस्ता है, तो कोई चीज़ ऐसे जब बताते हो ना तो लोग जो है ना उस पर ईजिली कन्विंस करते हैं, और ये सच है। मैं हमेशा ये सारी चीज़ें ना ये अपने स्टूडेंट्स पे बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं कॉस्ट की रिफ्रेम ऐसे नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे 15 तारीख को असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मुझे 10 को असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। अगर तुमने मुझे 10 को नहीं दिया ना, तो जैसे आउट ऑफ 20 देना है ना, तो फिर 10 के बाद ना मैं तुम्हें आउट ऑफ 15 दूंगा या आउट ऑफ 18 दूंगा। तो उनको ना दोनों चीज़ होता है, लॉस फ्रेमिंग का भाई मैं 2 पॉइंट खो जाऊंगा, फिर होता है रिफ्रेमिंग कॉस्ट का कि यार जबरदस्ती मेरे पर कॉस्ट पड़ जाएगा, मतलब जबरदस्ती का मुझे नुकसान हो जाएगा। तो वो फटाक से ना मुझे कैसे भी करके ना 10 तारीख को या 11 तारीख को 12 तारीख को दे देते। अब 15 तारीख को मेरे स्कूल ने पूछा था कि भाई मुझे चाहिए, तो मैं स्कूल में आराम से 15 तक सबमिट कर देता हूँ। फिर होता है एंकर फ्रेमिंग। एंकर फ्रेमिंग ना बहुत धांसू चीज़ होती है, बहुत। आप यकीन नहीं मानोगे, एक एग्जाम्पल के लिए है कि अब कोई इंसान फ्लैट लेने गया, ठीक है, अब दूसरा बोल दे कि सीधा एंकर देना कि आपको क्या लगता है ये फ्लैट कितने का होगा। तो अगर आपको लगता है, उसे लगता भी नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूँ सिर्फ, अगर आप तुम्हें लगता है कि ये फ्लैट 2 करोड़ का है, तो नहीं मेरे भाई ये 2 करोड़ का नहीं है, ये सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का है। 2 करोड़ का सामने वाले को पता है भाई ये 1 करोड़ 20 लाख का है, वो एडवर्टाइजमेंट देख के आया था। लेकिन जब उसके इंसान इंसान ही होता है, उसका ब्रेन जो है ना वो साइकोलॉजी के हिसाब से ही काम करता है। तो जब तुम उसे एक लंबा कुछ प्राइस बता के सीधा ड्रॉप करोगे ना प्राइस, तो इसी को बोलते हैं एंकर फ्रेमिंग। जो तुम्हारा एक्चुअल प्राइस है उसे तुम ना उससे एटलीस्ट डबल बताओ। अभी आजकल की औरतों को देख लो भाई, जो शॉपिंग करने जाती है वो एंकर फ्रेमिंग ही करती है ना। शॉपकीपर क्या है, औरतों को देख के वो जो चीज़ें हमें भाई 100 रुपए की बताएगा ना, वो औरतों को सीधा 500 की बताएगा। क्यों? क्योंकि पता है ये जो औरतें हैं वो बार्गिन करेंगी ही करेंगी इतना। तो ये एंकर फ्रेमिंग याद कर लो, अगर तुम सेल्स वगैरह में हो तो। अगर सेल्स वगैरह में नहीं हो तो उतनी इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ये एंकर फ्रेमिंग ज़्यादातर सेल्स में पड़ती है। फिर आता है प्रिंसिपल आर्ट, रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग क्या होता है, रेपो बनाना। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है मिररिंग, दूसरा होता है कॉमन ग्राउंड, तीसरा होता है उसका नाम याद करो, चौथा होता है स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। मिररिंग मैंने पहले भी बताया था, जो सामने वाला कर रहा है उसी को करने की कोशिश करो। वो बात करते करते अच्छा बोल के पीछे आता है, तो तुम हल्का सा उसकी तरह एग्जैक्ट मत जाओ, लेकिन कोशिश करो कि वो जो चीज़ें कर रहा है तुम भी वही चीज़ें करो। फिर होती है कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड ढूंढने का ट्राई करो कि सामने वाले के अंदर और तुम्हारे अंदर क्या चीज़ कॉमन है। हो सकता है फुटबॉल की टीम कॉमन हो, म्यूजिक टेस्ट कॉमन हो, सेम एक्टर कॉमन हो, या जो भी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक कॉमन ग्राउंड पकड़ने का ट्राई करो। नाम यूज़ करो। तुम खुद सोच के देखो, जो तुम्हें नाम से बुलाता है स्कूल में या कॉलेज में, भले से तुम्हें जानता भी नहीं है, वो कितना स्वीट साउंड करता है। मेरे 180 स्टूडेंट्स हैं, मैं 160 या 70 लोगों का नाम जानता हूँ, भूल जाता हूँ 10 लोग का, लेकिन याद आ जाता है अगर मैं अटेंडेंस शीट वगैरह देखता हूँ। मैं क्यों नाम याद रखता हूँ, ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए बता दो, जो अच्छे टीचर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अच्छे स्टूडेंट्स का ही नाम याद रखते हैं। उससे क्या होता है, जो बच्चे बेचारे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका नाम याद नहीं रखते, तो उससे क्या होता है, बच्चे जो है ना बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं कि यार ये टीचर ना मेरी केयर नहीं करता, मेरा नाम नहीं जानता। तो हमारी एक स्टूडेंट है फा करके, तो वो मतलब दिखने में भी अच्छी नहीं है, तो सब टीचर उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे ना उसका नाम याद था। तो मैंने एक दिन उसको उसके नाम से बुलाया, तो वो बहुत सरप्राइज हो गई कि टीचर आपको मेरा नाम पता है। तो बोला हाँ क्यों, क्या हुआ। तो उसे ऐसा लगा कि यार मतलब तुम तो नए आए हो, नए आके भी तुम्हें मेरा नाम याद है। जो टीचर यहाँ 3-4 साल से काम कर रहे हैं उनको भी मेरा नाम याद नहीं है। तो वो बच्ची ना पढ़ने में अच्छी नहीं थी दूसरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन जब मैंने उसे ये लगा कि मैं उसका नाम जानता हूँ, इसका मतलब मैं उसकी केयर करता हूँ, और वो बच्ची ने जो परफॉर्मेंस दी है मेरे सब्जेक्ट में, तो बाकी के टीचर सरप्राइज हो गए कि ये लड़की तेरे सब्जेक्ट में अच्छा कैसे कर रही है, हमें ज़रा दिखाना। मतलब डाउट करने लगे कि मैं शायद से फेवर कर रहा हूँ किसी चीज़ का।
तो ये चीज़ ना मुझे एक्चुअली मेरे मामा के एक लड़के हैं अमान भाई करके, उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी कि वो अपने सारे कस्टमर्स का नाम और वो क्या खाते हैं, चाय कितनी मीठी पीते हैं, वो सारी चीज़ें याद रखते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले से ना एक रैपो बनता है तुम्हारा। और भाई ये चीज़ ना, तुम कुछ याद रखना नहीं रखना इस वीडियो से, लेकिन ना नाम याद रखना और सामने वाले को क्या पसंद है ये याद रखना। और वो जब मिले आपसे ना, तो आप डायरेक्ट चीज़ें ऑर्डर करना, उसका नाम अच्छे से लेना। हाँ, इसमें एक गलती हो जाती है कि प्रोनाउंसिएशन अगर तुम्हारा गलत है ना, तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा। तो अगर तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात याद रखना कि उसका नाम तुम सही से प्रोनाउंस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल 8 हो गया। अब चलते हैं प्रिंसिपल 9 में कि ऑब्जेक्शन जो है वो कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, पहले ये देख लो कि एक्नॉलेज करना है चीज़ों को। ठीक है, एक्नॉलेज कर लिया, फिर क्लैरिफाई करो। ठीक है, फिर रीफ्रेम करो, फिर उसको ना एक क्लोज करो एक क्वेश्चन से। अब ये करते कैसे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कस्टमर है, ठीक है, वो बोल रहा है भाई अभी पैसे थोड़े टाइट हैं इसलिए लेना मुश्किल है। तो अब तुम इसको पहले एक्नॉलेज करो, हाँ भाई मैं समझता हूँ बजट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो तुमने सामने वाले बंदे को ना एक्नॉलेज कर लिया कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। ये एक्नॉलेजमेंट ना बहुत ज़रूरी होती है किसी को कन्विंस करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है क्लैरिफाई करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है वो अभी टाइम सही नहीं है या तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तीसरी चीज़ होती है कि उसको रीफ्रेम करना। रीफ्रेम करना सिखाया था ना कि भाई चीज़ों को किसी न किसी तरीके से दिखाओ कि आज अगर नहीं लिया तो कल नुकसान होगा, या मतलब आज 1200 का है कल 1500 का मिलेगा, या आज अगर 1200 की जिम नहीं ज्वाइन की तो हो सकता है तुमको हॉस्पिटल में 5,000 देना पड़े, 10,000 देना पड़े। या उसको किसी भी तरह से रिफ्रेम करो कि ये बंदे तक बात जो है ना वापस पहुंचनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा आपको। एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो क्लैरिफाई हो गया तो लास्ट में चीज़ होती है रिफ्रेम करो। अब बहुत आसान है भाई, ये कोई ये एक दो बार की प्रैक्टिस का गेम है। एक दो बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है कि आपका जो क्लोज क्वेश्चन है कि अगर ये चीज़ आपका पैसा और टाइम दोनों बचाए तो क्या आप इसको ट्राई करने के लिए ओपन होंगे। तो इसमें कैसा होता है कि ऐसे सवाल पूछने, पॉजिटिव सवाल पूछने कि जिससे मतलब उसको किसी न किसी तरह से कन्विंस करो कि ये मेरी जवाब में मतलब हाँ बोले। तो वो जब बोल दोगे तो ईजिली हो जाएगा। अब प्रिंसिपल जो 10 है, वैल्यू फर्स्ट माइंडसेट। भाई ये चीज़ ना तुमको अपनी ज़िंदगी में लेके आनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम एक अच्छे परसुएडर नहीं बन सकते और ना ही एक अच्छे इंसान बन सकते। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ये मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था। तो जिस जिम में मैं जाता हूँ ना, वहाँ पर 2 बर्मीज़ बंदे आते हैं, ठीक है, म्यांमार के हैं, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। बस उनको ऐसे हाय हेलो आँखों से जानना, भाई कैसा है, बस इतना है। नाम-वाम भी नहीं पता था मुझे। तो अब मैं जिम कर रहा था ना, मेरा दिन बहुत अच्छा था, मस्त एक्सरसाइज़ हो रही थी, अच्छा बॉडी में पंप आया था, तो मैं बहुत खुश था। तो जैसे ही मैं अपनी एक्सरसाइज करके उठा मेरी बेंच से, देखा कि वो शोल्डर प्रेस मार रहा है ऐसे-ऐसे। तो मैं उसके पीछे ही खड़ा था और मैंने बोला कि थोड़ी हेल्प कर दूँगा। इसकी मतलब जो फेलियर है, फेलियर मुझे लगने लगेगा तो मैं उसकी हेल्प करूँ, और मैंने उसकी हेल्प करी। जैसे ही उसका फेलियर आने लगा ना, तो मैं पीछे खड़े होके मैंने उसके ऐसे हाथ से उठाया, मैं बोला कि चल भाई 2 और मार ले, 3 और मार ले। तो वो बंदा मारा और उस खुश हो गया क्योंकि उसके अंदर बॉडी में पंप आया, उसको सपोर्ट मिल गया। उसके 1-2 दिन के बाद ही ना मैं डंबल बेंच प्रेस मार रहा था। और भाई बहुत हैवी मार रहा था मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैं जब डंबल वगैरह मारता हूँ ना, तो ये कैसे कि कमर्शियल जिम है ना, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है कि आवाज़ मत करो, डंबल फेंको नहीं। तो मैं फेलियर तक नहीं चाहता ऑनेस्टली, क्योंकि फिर बात आ जाएगी कि कैसा इंडियन बंदा है कि पूरे जिम का माहौल ख़राब करके रखा है, ज़ोर से चिल्लाता है। तो मैं ना एकदम शांति से करता हूँ, फेलियर से 1-2 पहले ही छोड़ देता हूँ। लेकिन वो बंदा पीछे खड़ा था, उसने देखा, तो वो फटाक से आया, उठा के मुझे हेल्प करने लगा और मैंने मारा। और फिर जब ऐसा लगा कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, डंबल भी छूट जाएगा, उसने मेरा डंबल पकड़ के अच्छे से रैक पे रख भी दिया। तो ये क्या था, मैंने पहले सामने वाले की हेल्प करी, फिर उसने मेरी हेल्प करी। तो यही चीज़ होती है कि तुमको सामने वाले की पहले हेल्प करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें, ये मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये चीज़ अपने अंदर लेके आनी ही है तुमको। बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ लो तुम दरवाज़ा किसी के लिए खोल दो, कॉम्प्लीमेंट अच्छे से दे दो। भाई सैंडविच खाया, पानी पूरी खाया, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे दो। ये नहीं कि हर बार पैसे ही देने हैं या तारीफ़ ही करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब
एकदम उसके लिए कुछ भी कर दोगे ना, छोटा से छोटा काम, थैंक यू कार्ड होता है। किसी ने कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, ऑफिस में चलो कोई किसी ने कुछ कर दिया ना, एक छोटा सा नोट लेके ना थैंक यू लिख के उस पर 2-3 हार्ट बना के दे दोगे ना, वो भी इतनी खतरनाक स्किल होती है ना कि सामने वाला बंदा ना तुम्हें बोलेगा भाई इसके लिए क्या ही कर दूं मैं। फिर ये जब तुम वैल्यू फर्स्ट देने वाली तुम्हारे अंदर आदत आ जाएगी ना, तो ये सेम एक जैसे इंटरेस्ट होता है ना, पैसा बैंक में डालो तो वो कंपाउंड होते रहता है, तो ये वैल्यू फर्स्ट ना कंपाउंड होती रहती है। हाँ, एक चीज मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता दूंगा, हो सकता है तुम जिस इंसान के लिए कर रहे हो ना, वो इंसान तुम्हारे लिए वो चीजें ना करे, लेकिन वो चीजें तुम्हारे लिए होंगी, कोई ना कोई दूसरा इंसान करके तुम्हें देगा ही देगा, ये गारंटी है, पक्का वादा मेरा। हाँ, तो ये चीज़ रखनी है ध्यान में कि सामने पहले करना है लोगों के लिए, और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस ये रखनी है कि बस मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे सबके लिए करना है, और इस इंसान से मिले नहीं मिले लेकिन मैं फिर भी इसके लिए करता रहूँगा। फिर तुम देखोगे कि तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हो सकता है उस इंसान से ना हो, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें करके देगा ही देगा वो काम, पक्का। नहीं करके दिया ना, यहाँ पर आके कमेंट करके गाली दे देना मेरे को, ठीक है? ये 10 टेक अवेज़ है। उससे पहले ना 3 चीज़ मैं तुमको ना एक बोनस के तौर पे बता रहा हूँ। अगर तुम किसी इंसान की पीठ पीछे बुराई करते हो, उसे क्या बोलते हैं? चुगली करना, ठीक है? अगर तारीफ़ करते हो, उसे बोलते हैं एडिफाई करना। ये बात अपने ध्यान में रख लेना। मैंने बहुत गलती की अपनी लाइफ़ में कि मैं ना पीठ पीछे बहुत बुराई करता था। सब बस कूल बनने के लिए कि देख मैं कितना स्मार्ट हूँ, वो सामने वाला बेवकूफ़ है। बात ना तुम किसी की भी बुराई किसी भी इंसान से करोगे ना, उस तक पहुँच जाती है। ठीक है? तुम जिससे बुराई कर रहे हो उसकी नज़र में भी बुरे होते हो, और जिसकी बुराई करते हो उसकी नज़र में भी बुरे होते हो। तो करना यह है कि हमेशा तारीफ़ ही करनी है, कुछ भी हो जाए। तो जब तुम तीसरे इंसान से उसकी तारीफ़ करते हो, भले से वो स्किल उस बंदे के अंदर नहीं भी होगी ना, तो उसे सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि उसका दिमाग जो है ना, वो एक साइकोलॉजी है भाई, कि मुझे अगर किसी चीज़ के लिए छोटा बच्चा गिर जाता है, उसके माँ-बाप क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, "अरे मेरा बच्चा शेर है, रोता नहीं है।" बच्चा तुरंत चुप हो गया। तो यही चीज़ है, हम चाहे जितने बड़े हो जाएँ, रहते वही बच्चे हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं 10 मिनट में ये काम कर देता हूँ ना, तो मेरा दिमाग उसे एक आइडेंटिटी की तरह रख लेता है। फिर मैं वो काम 10 मिनट के अंदर ही खत्म करता हूँ, कैसे भी करके। तो सामने से ना लोगों की तारीफ किया करो, पीठ पीछे ना उनकी खूब तारीफ किया करो, हर इंसान की, कोई भी चीज। तो जब तुम ये करना चालू करोगे ना, तुम देखोगे कि सामने से लोग आके तुम्हें ना चॉकलेट वॉकलेट भी दे देंगे, खाने के लिए पूछ लेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि यार कुछ भी हो जाए, अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये जो गॉसिप होती है ना, ये तुम्हें अपने अंदर से हटानी पड़ेगी। बहुत से लोग हंसी मजाक के लिए बोलते हैं कि यार गॉसिप के बिना तो कुछ नहीं चले, वो हम बैठ के बड़े अच्छे से सुनते हैं। ये सिर्फ हमारे इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में होती है, लेकिन अगर तुम सच में अच्छा इंसान बनना है ना, तो ये आदत अपने अंदर से खत्म करना। थैंक यू नोट देना, मैसेज जो है ना, मैसेज मैसेज नहीं, हाँ, हैंड रिटेन नोट्स देना। ये चीज़ मैं तुम्हें इस बुक में है, लेकिन मैंने इसमें डाली नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और मैंने इसलिए इतनी डिटेल में बताई है ना कि इस अगर तुमने ये सारी चीज़ें देख ली कि परसुएशन, अब तुम ये सारी चीज़ें देख लो, 10 है, 10 में 5 चीज़ें भी ऑब्जर्व कर ली तुमने कि भाई यही करना है ना, मस्त, लाइफ एकदम बढ़िया। ठीक है? तो थैंक यू बोलना है, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है, थैंक यू वाला नोट देना है। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट मतलब जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया करो, पब्लिक में कॉम्प्लीमेंट दिया करो। ठीक है? जब तुम ये पब्लिकली सबको बताओगे ना, अब हमारे यहाँ पर उल्टा है, हम हमारे माँ बाप, हमारे ऑफिस के लोग, टीचर लोग बुराई ढूंढते हैं कि कहाँ गलती कर रहा है, और उस गलती के लिए 4 आदमी के सामने बेइज्जती करते हैं। वो अच्छा लीडर कभी नहीं होता है। अच्छा लीडर हमेशा ना सबकी तारीफ करता है, अच्छी चीजें देखोगे ना, और सामने वाले बंदे, हमारे भाई ये जेंजीज के अंदर इसी चीज का प्रॉब्लम है कि क्रेडिट नहीं मिलता, तारीफ नहीं करते पब्लिकली। तो ये सारी चीज़ें तुम खुद क्या करो, क्रेडिट दिया करो सबको, किसी भी चीज़ के लिए, किसी ने कुछ भी किया ना, पब्लिकली क्रेडिट दो कि ये हाँ भाई ठीक है, इसने ये किया है। और सामने वाले बंदे को ना क्रेडिट अगर तुमने दे दी, उसके बाद ना तारीफ क्या करो कि ये चीज़ में वो अच्छा है, उसको एडिफाई करो, उसके अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड करो। कुछ भी काम अपने छोटे भाई बहन के ऊपर यूज़ करके देख लो यार, तुम्हें फ़र्क पता चला है। अगर वो कोई काम नहीं सुनता ना, तो बस ऐसे ना किसी तीसरे बंदे के से बोल दो कि मेरा भाई जो है या मेरी बहन है ये काम करती है, बहुत अच्छी है, इस चीज़ में वो काम करती है, बहुत हेल्पफुल है। और वो तीसरा बंदा जाके बता ही देगा उसको, और जब वो बताएगा ना उसकी बहन ऑटोमेटिक ना, फिर तुम आजमा के देख लेना, तुम जब वो काम बोलोगे ना भाग के करेगी, भाग के करेगा, गारंटी। तो ये 10 चीज़ है। परसुएशन का मतलब सिंपल है, सामने वाले बंदा भी जीत रहा है, तुम भी जीत रहे हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तुम्हारा फायदा। अगर सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो ये मैनिपुलेशन है। दूसरी सबसे पावरफुल चीज़ होती है
कि जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम सच में अच्छे से सामने वाले की बात सुनो। तीसरा होता है पहले सुनो फिर बोलो, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, पूरा उसको बोलो, इंटरप्ट मत करो, अच्छे से सुनो। ये एक फॉर्मूला है नो लाइक ट्रस्ट, ठीक है। सीक्वेंस जो है स्किप नहीं हो सकता, पहले सामने वाले को अपने बारे में बताओ, फिर वो उस कुछ ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद करे, फिर ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है। पांचवा होता है क्वेश्चन कॉन्वर्जेशन से कंट्रोल होती है। तो जितना अच्छे से सुनोगे तुम्हारे पास ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आएंगे, और जब तुम क्वेश्चंस पूछोगे वो सामने वाला बंदा अपने बारे में सब कुछ बताएगा, कुछ भी बताएगा। जब सामने वाला बंदा सब कुछ बता देगा अपने पास अपने बारे में, तो फिर जो पावर है किसके पास है, तुम्हारे पास ही है ना। तुम सामने वाले बंदे की सारी चीजें जानते हो, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तो उस हिसाब से तुम उसे आराम से कंट्रोल भी कर सकते हो, बट करना नहीं, गलत बात है, ठीक है। फिर इमोशंस जो है ना, वो तुम ना लॉजिक से पहले, मतलब कोई स्टोरी बताओ, सोचो कि इसको मैं इमोशनली कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अपने बारे में चीज़ें बताया करो, या कोई स्टोरी ऐसी बताओ जिससे लोग कन्विंस हो, वो एनजीओ वाली स्टोरी, ठीक है, वो याद रखना। फ्रेमिंग मैटर, ठीक है, नंबर 7 जो है वो फ्रेमिंग है, कि फ्रेम कैसे करना है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल से ट्राई करना है, ठीक है। फिर होता है रेपो बिल्डिंग करना, जिसमें आता है मिरर, कॉमन ग्राउंड, नाम, कॉम्प्लीमेंट, ये सब। तो ये मेरी नज़र में ना नंबर 7 और नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 8 जो है, नंबर 9 ऑब्जेक्शन, क्लैरिटी की रिक्वेस्ट करना, जो 4 फ्रेमवर्क था वो ध्यान रखना। और 10 है वैल्यू फर्स्ट, सामने वाले के लिए पहले करना है। तो इस बुक का अगर मुझे कोई चीज़ पूछेगा ना, तो वो मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि वैल्यू फर्स्ट, पहले देना सीखो, अपने आप मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। रैपो बनाने के लिए ना उसमें मिरर वाला जो था वो मुझे बहुत सही लगा, ठीक है, और मैं पर्सनली उसे यूज़ भी करूँगा। नंबर 7 जो है वो उसमें जो था कि अलग अलग से फ्रेमिंग करो ना, वो भी बहुत सही चीज़ है, वो भी मतलब उसको दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये प्रेजेंटेशन चाहिए ताकि तुम इसे बाद में अपना आराम से देख सको, तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, सेम नाम है, ठीक है। कोई भी वीडियो के नीचे या डीएम कर देना, मैं तुम्हें ना इसकी फाइल भेज दूंगा, ठीक है।